हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सर्कुलर मोशन का अगला पार्ट शुरू करते हैं हम। पहले लिस्ट में चेक करते रहना कितने पार्ट आ चुके। अभी 4-5 पार्ट और आएंगे इसके, है ना। लेकिन सर्कुलर मोशन है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका टॉपिक। तो देखो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हेडिंग लगा लो ऐसे कॉपी के अंदर, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कोष्टक में लिख देना बल या बलों के बारे में चर्चा। कोष्टक में ऐसे लिख देना बलों के बारे में चर्चा। सर्कुलर मोशन के दौरान जो बल वगैरह लगते हैं उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये लिख लो। अब देख इसके बाद ध्यान से कुछ इसके अंदर छोटी सी पहले हम चर्चा ही करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा ले, देख आगे आजा। एक चीज ध्यान से समझना, मैं जैसे कहूँ आपको कि आपको है ना पहले देखनी है डायरेक्शन, फोर्स वगैरह की डायरेक्शन भी इसके बारे में आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। याद कर, सर्कुलर मोशन में दो प्रकार के त्वरण होते हैं, एक तो होता है ए आर और एक होता है एटी। हम जानते हैं सर्कुलर मोशन के दौरान ए आर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमेशा कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता है। एटी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जब एटी जीरो होगा तब तो हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जब ए आर जीरो होगा, सॉरी एटी जब जीरो नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब मुझे बताओ एटी इधर है, ए आर इधर है, तो बताओ यहाँ पर इस पार्टिकल पर नेट फोर्स किधर लग रहा है। बता, दो त्वरण है इसके, तो बता एनेट किधर आएगा। क्या एनेट इधर कहीं बीच में आएगा? एनेट के लिए बहुत सारे सवाल भी कर रखे हैं हमने। क्या एनेट बीच में आएगा? तो जिस तरफ एनेट होता है, जिस तरफ त्वरण होता है, बल की डायरेक्शन भी उधर ही होती है। याद कर, हमने पढ़ा था एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर। तो अगर एफ वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है, लेकिन एफ की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन के बराबर होती है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये सदिश में पढ़ा था कि किसी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा, रियल नंबर से जब उसको गुणा करते हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों राशियों का अलग अलग होता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम ही होती है। इसका एक एग्जांपल है संवेग, पी वेक्टर बराबर एम वी वेक्टर होता है। उसके ऊपर भी जब लोग कई प्रकार के सवाल बनते हैं। अब तो ध्यान से देखना, यहाँ ये वाली चीज लिख ले एक तो कॉपी के अंदर। अब यहाँ पर देख, आप मुझे बताओ नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। 2-3 प्रकार के सवाल करा रहा हूँ। देख, मैं तुझे कहूँ एक सर्कल है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसी का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर, एक समान वर्तीय गति। क्या एक समान वर्तीय गति में केवल ए आर होगा? मतलब एटी जो होगा वो जीरो होगा, और ए आर तो जीरो हो ही नहीं सकता वरना सर्कुलर मोशन नहीं होगी। तो बता जिस तरफ ए आर है क्या उसी तरफ एन एट हो जाएगा? तो ए आर भी इधर और एन एट भी इधर। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एन एट बराबर होता क्या है? ए आर का स्क्वायर और प्लस ए टी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो जिस तरफ ए आर उसी तरफ क्या, ये आपका हो जाना एन एट, क्योंकि एटी कितना हो गया? जीरो। अब मैं तुझे कहूँ बता यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो जिस तरफ देख, बल का सूत्र क्या हो जाएगा? एफ बराबर एम एन एट। पार्टिकल का अगर द्रव्यमान एम है और रफ्तार इधर वी है इसके। अब बता यहाँ रफ्तार कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी? रफ्तार का मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहेगा, लेकिन डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी। क्या यहाँ वी वेक्टर कांस्टेंट होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी वेक्टर कांस्टेंट होता है क्या? कांस्टेंट नहीं होता भैया, केवल डायरेक्शन। क्योंकि वी वेक्टर में दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दोनों में से कोई भी बदला तो वी बदल जाएगा। तो यार डायरेक्शन तो बदलती रहती है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है ना। तो वी का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। वी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, हमेशा हमेशा ऐसा होगा। अब देख ध्यान से आगे आजा। क्या यहाँ पे एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा एम एन एट हो जाएगा? तो यहाँ पर देख ध्यान से, ये होगा जब एफ बराबर एम एन एट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो आप, एफ की डायरेक्शन वही होगी जो एन एट की डायरेक्शन होती है। यहाँ पर ये फॉर्मूला तो पास में कहीं लिख लेना, एफ वेक्टर बराबर एन एट वेक्टर। अब यहाँ एक चीज देख, मैं तुझे कहूँ बता एफ वेक्टर की डायरेक्शन किधर हुई या नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई। तो यहाँ पर इस टाइप से इसकी डायरेक्शन को कई बार बताया जाता है ऐसे। देख जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ बता डायरेक्शन किधर होगी। क्या 5 की तरफ होगी? तो ये आंसर सही हो गया। अब देख अगला सवाल, मैं तुझे कहूँ एक इस टाइप का एक सर्कल है और पार्टिकल की रफ्तार ऊपर की तरफ है और एटी भी ऊपर की तरफ है, और जो ए आर है आपका वो इधर है। ए आर तो कभी जीरो नहीं होगा, एटी भी होगा, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक चीज सोच के देख, एन एट की डायरेक्शन किधर होगी बता। क्या एन एट यहाँ बीच में कहीं आएगा इसके? वो इन दोनों के मान पे डिपेंड करेगा कि कहाँ आना है। अब बता रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? क्या एटी और वी एक ही तरफ है? तो क्या वी का मैग्नीट्यूड लगातार यहाँ पे बढ़ता जाएगा, पार्टिकल की रफ्तार बढ़ती जाएगी। अब बता एन एट किधर होगा? जिस तरफ एन एट उसी तरफ एफ नेट। तो बता डायरेक्शन किधर हुई?
वही सेम फॉर्मेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ बता क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन होगी एपनेट की, क्या 4 की तरफ होगा, देख देख कर लग रहा है। अब देख इसी टाइप का एक आपके इस टाइप का एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर मैं तुझे कहूँ रफ्तार तो ऊपर है और ए आर इधर है और जो रफ्तार है ना वो घट रही है। ध्यान से देखना सवाल को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मुझे बता डायरेक्शन किधर है, बल की डायरेक्शन किधर होगी एफनेट की, जो इसके ऊपर एफनेट लगेगा उसकी डायरेक्शन। एक तो मैंने रफ्तार दी है तुझे, एक ए आर सेंटर की तरफ ही लगेगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है सेंटर की तरफ। अब बता वी का मान घट रहा है, मतलब वे घट रहा है, तो बता एफ नेट की डायरेक्शन किधर होगी। या तो क्वेश्चन मिलकर लेना एफ नेट की डायरेक्शन बता, ये कॉपी में नोट कर ले पहले इधर वाला और सोच देखे क्या होगी डायरेक्शन, सोच के बताओ। वीडियो को पॉज करो, सोचो 1 मिनट के लिए। एक चीज तू ध्यान से बता, क्या v की रफ्तार घट रही है, तो v घटता कब है, जब 80 और v एक दूसरे के अपोजिट हो। मतलब जैसे ये सर्कल है तो इस सर्कल के अंदर क्या ए आर इधर होगा और v इधर है अगर, और v घट रहा है मतलब 80 नीचे होगा, 80 नीचे होगा तो n8 इधर होगा, n8 इधर होगा तो f9 भी इधर होगा। तो बता कौन सा आंसर सही, आंसर नंबर 6 सही। आराम से कर ले, देख इस टाइप का सवाल आ जाए। वो ऐसा कहे रफ्तार बढ़े तो, वो ऐसा कहे कि इसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही तो क्या होगा बता, तो क्या तू आराम से बता सकता है। सोच मैं तुझे एक इस टाइप का एक दे दूं सर्कल और मैं तुझे कहूं इस पॉइंट पर पार्टिकल की रफ्तार इधर है v और v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है और मैं तुझे पूछूं बता डायरेक्शन किधर होगी नेट फोर्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बता क्या होगी रफ्तार इसकी, सोच के बताओ। देखिए रफ्तार सॉरी एफ नेट की डायरेक्शन किधर होगी बता, क्या v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है तो मतलब 80 तो ए आर तो इधर होगा हमेशा ही, और क्या 80 इसकी डायरेक्शन में ही है तो देख n8 इधर होगा, तो जिस तरफ n8 उसी तरफ f, तो 2 वाला आंसर सही। ये सारे इक्वेशन लिख ले अपने शब्दों में। ये आए ना समझ एफ नेट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। सारे क्वेश्चन लिख ले, 3-4 क्वेश्चन बता दिए मैंने, कोई भी आ जाए बिल्कुल घबराना मत, 1% भी डरना नहीं। देख आगे, देख इसके आगे। अब है ना जो आपके सर्कुलर मोशन होती है, इसके अंदर एक फोर्स होता है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। सोच एक चीज इसके बारे में तो ऐसे लिख, या चाहे तो हेडिंग लगा ले, हेडिंग लगा ले कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और कोष्टक में लिख देना अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, या सॉरी एक्सेलरेशन नहीं फोर्स लिख ले, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है बता, तो इसके अंदर तो ऐसे लिखना कि वर्तीय गति के दौरान या सर्कुलर मोशन के दौरान हमेशा हमेशा पार्टिकल की वेग की डायरेक्शन का चेंज होना अत्यंत आवश्यक है, और उस डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, हमेशा किस तरफ होती है, सेंटर की तरफ। जैसे ये सर्कल है तेरा, ये अपने शब्दों में लिख देना, तो अपने शब्दों में क्या लिखेगा कि वर्तीय गति के दौरान हमेशा हमेशा पार्टिकल पर एक सेंटर की तरफ एक बल लगता है जो वेग की डायरेक्शन को चेंज करने का हमेशा प्रयास करता है या चेंज करता है, वेग की डायरेक्शन को हमेशा चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है, तो अपने शब्दों में लिख सकता है। और उस बल की डायरेक्शन हमेशा केंद्र की तरफ होती है, और उस बल से ही हमेशा आपको क्या मिलता है, रेडियल एक्सेलरेशन या फिर अभिकेंद्रीय त्वरण मिलता है। याद कर, वहां अभिकेंद्रीय त्वरण भी कहा था। अब सर्कुलर मोशन के दौरान कोई पार्टिकल v वेग से इधर जा रहा है, और एक ये चीज भी लिख देना, अभिकेंद्रीय सर्कुलर मोशन के दौरान ए आर कभी जीरो नहीं होता है, अतः अभिकेंद्रीय बल भी कभी जीरो नहीं होगा। अब क्या सेंटर की तरफ लगा, ए आर इधर है और v है, v कांस्टेंट हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों प्रकार की मोशन में यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं ना, तो ये भी अपने शब्दों में लिख देना, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, अभिकेंद्रीय बल हमेशा सर्कुलर मोशन के दौरान लगेगा। अब ए आर जो है, ए आर का एक नाम और होता है एसी, देख होता कि नहीं होता है। और बता एफ सी बराबर, तो यहाँ फोर्स क्या हो गया, एम ए सी, तो एफ सी बराबर बता एम ए सी का मान कितना हुआ बता, ए सी का मान हुआ v² बटा आर, होता कि नहीं होता है। तो ये हो गया अभिकेंद्रीय बल का सूत्र। यह क्या हो सकता है, एफ सी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ए आर का फॉर्मूला क्या होता है बता, ए आर या ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए सी ए आर बात एक ही, v² बटा आर होता है, ये पीछे पढ़ा था हमने। ए सी या ए आर का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर
यह होता है वी स्क्वायर बटा आर। ये तुझे फॉर्मूला याद रखना है। अब देख आगे आ जाए। इसके बाद में अगर तू ध्यान से देखे तो यह आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखना इसके बाद आगे, कॉपी में नोट कर ले पूरा। तो हम जानते हैं बल के अंदर दो डायरेक्शन, कोई भी बल होता है उसमें तीन चीजें होती। तो पहले अभिकेंद्री बल की परिभाषा लिख ले कि वर्तीय गति के दौरान हमेशा पार्टिकल पर वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर एक बल लगता है जो वे के डायरेक्शन को चेंज करने का प्रयास करता है या करता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा वर्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है, और इसका मान ये होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन होगी, और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमेशा होता है सेंटर ऑफ मास पे लगता है ना। इसको तो याद रख लेना, अभी के लिए आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिख ले, डायरेक्शन लिख ले, मैग्नीट्यूड लिख ले, तीनों को अपने शब्दों में लिख ले तू। अब सोच के देख एक चीज, ये आया अभिकेंद्रीय बल। अब जो आपके अभिकेंद्रीय बल होता है ना, इसका काम तो समझ आ गया। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं लगेगा क्या? नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, हमेशा एफ सी तो लगना ही लगना है। क्यों लगना है? क्योंकि हमेशा एक एक्सेलरेशन उसका सेंटर की तरफ है जो डायरेक्शन को चेंज करता है, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वरना पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। ये हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। अब एक चीज सोच, त्वरण आता किससे? हमेशा बल से आता है। तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई बल लगा, इसी वजह से तो त्वरण आया ना, वरना त्वरण आना पॉसिबल नहीं है। अब सोच एक चीज, मैं तुझे कहूं जो अभिकेंद्रीय बल है ना, वो एक प्रकार का ये किस टाइप का बल है? ये वास्तविकता में कोई बल नहीं है। वास्तविकता में होता क्या है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उस दौरान अलग अलग प्रकार के बल लगते हैं और वही अभिकेंद्रीय बल की भूमिका में आ जाते हैं। जैसे तू समझ, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल करूंगा तो अच्छे से समझ जाएगा। सोच, तेरे पास है ना एक यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से तूने एक डोरी बांधी और डोरी बांध के यहाँ कोई पार्टिकल बांध दिया, ऐसा है ना। यहाँ पे कोई हमने खूंटी गाड़ दी ऐसे समझ, और यहाँ किसी पार्टिकल को बांध दिया जिसका द्रव्यमान कितना है m, और ये ऐसे इसके चारों तरफ घूम रहा है। ये इसके चारों तरफ घूम रहा है डोरी। यहाँ पे डोरी बंधी है, डोरी है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बंधी है और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो सोच के देख, जब ये पार्टिकल घूमेगा तो इसके अंदर दो टेंशन आएंगे डोरी पर, एक तो इस टाइप से और एक इस टाइप से। देख टी और टी, ये तो लगा टेंशन डोरी के कारण इसके सेंटर पर, ये टेंशन लगा डोरी के कारण वस्तु पर। डोरी के कारण ये जो टेंशन है ना इस समय, यही इसे अभिकेंद्रीय बल देता है। जो टेंशन है वही क्या देता है इसको? अभिकेंद्रीय बल। तो ऐसा हम बहुत बार करेंगे, 12वीं में भी कम से कम ये मान के चल तो 7, 8, 10 बार करेंगे ऐसा, कि सर्कुलर मोशन के दौरान अभिकेंद्रीय बल की हमेशा ये आवश्यकता होती है। अपने शब्दों में लिख लेना तू, सर्कुलर मोशन के दौरान हमेशा अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल वे की डायरेक्शन को चेंज करता है, डायरेक्शन का चेंज होना अत्यंत आवश्यक है। तो वहां पर जो उस समय उस स्थिति के अंदर जो बल होता है, वही बल वहां पे अभिकेंद्रीय बल के अंदर ये बदल जाता है, या फिर वही बल यहाँ पे वहां पर अभिकेंद्रीय बल देता है। तो यहाँ पे कौन दे रहा है? टेंशन देगा। अब सोच, जो पार्टिकल है आपका m मास का, इसका तो FBD बना, तो FBD बनाएगा क्या? टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वही अभिकेंद्रीय होगा। तो बताइए अभिकेंद्रीय बल क्या हुआ? mv² बटा r होता है अभिकेंद्रीय बल, तो यह होता है m ω²r। दोनों फॉर्मूले ढंग से याद रहने चाहिए, बहुत काम आएंगे आगे हमारे। और बराबर क्या होगा? t। ये कॉपी के अंदर उतार ले, पहला एग्जाम्पल है इसका। ऐसे 7-8 एग्जाम्पल कराऊंगा, देख अभी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। क्या अच्छे से समझ आया? तो अगर कोई डोरी बंधी है, डोरी से कोई पार्टिकल बनता है, वो सर्कल पर घूम रहा है, तो उसको अभिकेंद्रीय बल कौन देगा? टेंशन देगा। ये कौन देगा? मतलब यहाँ टेंशन ही वो होगा जो यहाँ पर इस पार्टिकल के वेग की डायरेक्शन को चेंज करेगा, मतलब AR देगा। AR देगा, ऐसी देगा, बात एक ही, AR इसको देगा। तो ये अभिकेंद्रीय बल हो गया। अब देख आगे आ जा, दूसरे एग्जाम्पल में देख, कॉपी में नोट करता जा साथ के साथ इसको। अब देख इसके बाद 2 नंबर पे मैं तुझे कहूं कि ये एक M1 पार्टिकल है और इससे R दूरी पर तेरे पास, ये वाले से R दूरी पर तेरे पास यहाँ M2 पार्टिकल है जो ऐसे घूम रहा है ऐसे इसके चारों तरफ सर्कल में। और ये उदाहरण तुझे जाना पहचाना लग रहा होगा, ये हमारी धरती और चांद का उदाहरण हो गया। ये तो चांद है, ये हमारी धरती। चांद धरती के चारों तरफ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? वो सोच, क्या चांद जो है वो धरती के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे चल रहा है? सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए जरूरी है वे की डायरेक्शन चेंज हो। तो वहां पे कौन सा फोर्स है जो उसके वे की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? सोच, दोनों के बीच में, क्या दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है? धरती जो है वो चांद को अपनी तरफ खींचती, तो क्या इसके ऊपर इस टाइप से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? पृथ्वी के कारण चांद पर। क्या चांद भी पृथ्वी पर लगाता है? बात एक ही हो,
है ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। लेकिन पृथ्वी घूम नहीं सकती, पृथ्वी तो स्थिर है और चांद इसके चारों तरफ घूमता है। ये वास्तव में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। तो ऐसा समझ, चांद धरती के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे चलता है और सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए जरूरी अभिकेंद्री बल लगे। तो यहाँ पर अभिकेंद्री बल कौन देगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो बता एफ जी बराबर क्या होगा, एफ जी बराबर एफ सी होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो एफ जी कितना हुआ, जी एम वन एम टू बट्टा आर स्क्वायर और बराबर देख क्या हुआ, एम वी स्क्वायर बट्टा आर। देख खत्म, आर छोटा ले ले चाहे तो तेरी मर्जी, ये जो यहाँ तू ले रहा है वही ले ले। देख ये कॉपी के अंदर नोट कर ले, पूरा उतार ले ढंग से, बिल्कुल दफ्तार में उतार ले। आगे आ जाओ, देखो तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ने इसको क्या दिया, अभिकेंद्रीय बल। तीसरा एग्जाम्पल इसका, मैं तुझे कहूं एक यहाँ पर आवेश है Q1 और एक आवेश है यहाँ पर Q2, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है ऐसे। यहां से तुझे एक बहुत अच्छी चीज समझ आएगी, देखना अभी। और बीच की दूरी है r, ये सर्कल पर घूम रहा है। क्या दोनों के बीच में कुलाम बल लगता है, कुलाम प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल। एक प्लस का ले ले, ये माइनस का ले ले सर, ये प्लस ये माइनस। अब सोच, ये जब इसके चारों तरफ घूमेगा तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, तो कुलाम बल इधर लगेगा। इसको तो एफ सी कहते हैं, कुलाम बल है ना, ये एफ सी से बता दे। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल इसको कौन देगा, कुलाम बल देगा, एम वी स्क्वायर बट्टा आर। एफ सी का मान कितना, के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है कुलाम बल का, 12वीं में काम आएगा। अभी इसके बारे में ज्यादा लोड लेना, केवल एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझ रहे हैं। अब देख के Q1 Q2 माइनस लेने की जरूरत नहीं, इसमें आकर्षण बल है, क्या सेंटर की तरफ लग रहा है। अब यह एक चीज ध्यान से देख, अगर दोनों में प्रतिकर्षण होगा ना, फिर ये सर्कल नहीं करेगा इसके चारों तरफ। दोनों अगर प्लस प्लस आवे, दोनों प्लस प्लस प्रतिकर्षण करते रहे, प्लस माइनस आकर्षण करते, तो एक प्लस का लिया और एक माइनस का लिया। सोच अगर इसी सवाल के अंदर, तो इसको आगे बढ़ा के लिख लेना एग्जाम्पल को, अगर इसी के अंदर यहाँ कोई नाभिक होता, आपका परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु ले ले, हाइड्रोजन में यहाँ नाभिक होता है, यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है ना वर्ताकार पथ पे, बोर मॉडल में पढ़ा होगा परमाणु वाले चैप्टर में, केमिस्ट्री के अंदर। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मुझे बता नाभिक का आवेश कितना होता है, एक दिन बताया था मैंने क्लास में, नाभिक का आवेश होता है जेड, और इसका कितना हुआ ई। तो बता यहाँ पे क्या लिखा गया, के Q1 की जगह बता जेड ई, Q2 की जगह ई और बटा कितना आर स्क्वायर, और बराबर एम वी स्क्वायर बटा कितना आर। तो सोच के देख क्या आया, के जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एम वी स्क्वायर बटा आर। ये अगर तुझे पता हो तो बोर की अभिग्राहिता है, बोर की प्रथम अभिग्राहिता है, ये उसके अंदर परमाणु वाले चैप्टर में आएगा तेरे, कॉपी के अंदर लिख ले, बहुत अच्छी चीज है। ये दोनों चित्र बना ले, ये भी बना ले, आगे वाले भी बना ले। और ये हमारे पूरा हमें पढ़ने को कहाँ मिलेगा, पूरा बहुत अच्छे से फिजिक्स में 12वीं के अंदर, बाकी तुझे केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ देख के समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ वर्ताकार पथ पर घूमता है। तो जब वर्ताकार पथ पे घूमता है, सोचिए परमाणु वगैरह मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे 12वीं के अंदर, इसके बिना समझ में नहीं आएगा कुछ। और ये ढंग से तैयार कर लिया ना तुझे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी किसी प्रकार की। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ कैसे घूम रहा है, वर्ताकार पथ पर घूम रहा है। और वर्ताकार पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। अभिकेंद्रीय बल यहाँ कौन देगा, इसको कुलाम बल देगा। कौन देगा, कुलाम बल। लिख ले अपने शब्दों में, उतार ले पूरा। आगे आ जा चौथे पॉइंट के अंदर, ध्यान समझना इसको। जो इसका चौथा उदाहरण है, एक तो ये टेंशन वगैरह वाले ये तो हो गए। अब मैं तुझे कहूं कि यहाँ पर कोई पेंडुलम है, पेंडुलम जानता है, ये होता है सरल लोलक। पेंडुलम सरल लोलक होता है, जो झूला होता है ना उस टाइप की चीज होती है। तो यहाँ पर जैसे कोई तेरे पास पेंडुलम है, और इस पेंडुलम के अंदर यहाँ पे तो कोई इस टाइप का डोरी बांध के यहाँ पे कोई पिंड को लटका दे, और वो ऐसे झूल रहा है, ऐसे गति कर रहा है, वो इस टाइप से वो गति कर रहा है। तो सोच के देख, वो किसी टाइम पर यहाँ पर ऐसे लास्ट में जाके यहाँ रुकना है, तो ये मेन पोजीशन हो जाएगी इसकी। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे बहुत, हम देखना। यहाँ किसी समय ये यहाँ पर है, जैसे जो यहाँ पे नीचे जो ये पिंड लटका है वो यहाँ पर है एम द्रव्यमान का। सोच जब इस समय यहाँ पर है, क्या ऐसे गति कर रहा है। मैं तुझे यहाँ बताऊँ, यहाँ अगर तुझे पूछूं मैं कि यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल इसको कौन देगा, तो तू कैसे निकालेगा। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बता इस पर। एक तो लग रहा है टेंशन ऊपर की तरफ, और एक नीचे लग रहा है इस पे mg। देख कि लग रहा है नहीं लग रहा है। और ये एंगल तो मान ले इस समय थीटा, ये एंगल क्या मान ले, थीटा। तो सोच के देख, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर तू ऐसी एक लाइन खींच ले। तो यहाँ पे देख दो प्रकार के फोर्स हो गए, तू चाहे तो इसको ऐसे पढ़ ले, ये थीटा, तो ये तो हो गया mg cos थीटा, और ये बड़ा इधर कंपोनेंट कितना हुआ, mg sin थीटा। देख ध्यान से, क्या यहाँ पर दो प्रकार के फोर्स लगे, mg cos थीटा और एक लगा टेंशन। तो सोच के देख, यहाँ पर इसको अभिकेंद्रीय बल कौन देगा, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे ज्यादा कौन होना चाहिए, हालांकि दोनों बैलेंस होते ही, नेट फोर्स हमेशा क्या रहता है, 0। तो ये टेंशन इसको क्या देगा, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल देगा। तो तू अभी के लिए ऐसे याद रख ले, इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे, पूरी नहीं हुई है अभी।
कॉपी के अंदर नोट कर ले इसको भी। देख आ जाए इसके बाद आगे। अब मैं तुझे कहूं कि एक चीज, जैसे कोई कटोरा है तेरे पास, कितने उदाहरण, 4 हो गए ना, 5वां उदाहरण दे। कोई कटोरा है तेरे पास ऐसा, और इस कटोरे के अंदर यहां पर कोई पार्टिकल है ऐसा, और ये पार्टिकल ऐसे इसके अंदर गति कर रहा है ऐसे। जो कटोरे के अंदर कभी आपने अगर ये कंचों से खेलो, कंचा छोड़ देते, कंचा ऐसे करता है तो इस टाइप से, तो सोचिए कंचा ऐसे कर रहा है इसके अंदर, या कोई पार्टिकल है द्रव्यमान का जो ऐसे कर रहा है। सोच यहाँ पर इसको, क्या इसकी भी ये मोशन सर्कुलर के जैसी ऐसी, देख यहाँ पर तो कर्व्ड ही है पाथ, तो और यहाँ इसका सेंटर है मान ली, यहाँ ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पर इसको अभिकेंद्री बल कौन देगा? ये जो द्रव्यमान का पिंड है ये इस बॉल को नीचे की तरफ दबाएगा। बॉल मतलब कटोरा, बॉल है ये, क्या इसको नीचे की तरफ दबाएगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल ऊपर की तरफ ऐसे, ये नॉर्मल है, यहाँ पर इसको अभिकेंद्री बल देगा mv²/r। नोट कर ले कॉपी के अंदर, बहुत अच्छी चीज है। अब देख एक चीज और है, 6 नंबर उदाहरण, ये तेरे 12वीं के अंदर ही आएगा तो भी लोड नहीं लेना है। मान ले कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ बस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर कोई आवेश है जो ऐसे सर्कल पे चल रहा है, क्यू आवेश v रफ्तार से चल रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है? सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और उस मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है क्यूवी बी साइन थीटा, और साइन इसके अंदर 90 रहता है। इस समय v और b के बीच का एंगल होता है साइन 90 होता है। यहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूँ क्रॉस, इसका मतलब क्या? लंबवत अंदर की तरफ। ये अगर अभी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल लोड नहीं लेना, लेकिन लिख लेना ताकि तुझे पता हो। तो एफ एम बराबर कितना हुआ? क्यू वी बी, साइन 90 का मान तो 1 होता है, और ये इसको क्या देगा? यहाँ पर अभिकेंद्री बल देगा। इसकी त्रिज्या तो r मान ले, ये देख ये मैग्नेटिक वाला हो गया। क्या अच्छे से पल्ले पड़ा ना? देख इसके बाद आगे आ जा, ये पूरा नोट कर ले यहाँ तक। अब सोच, ये आ गया कटोरे वाला, आ गया कूलाम बल आ गया। अब एक आता है घर्षण बल, मतलब फ्रिक्शन, उसको हम नहीं छोड़ सकते, वो तो हमारे बहुत ही काम की चीज है। आगे टॉपिक आ जाएगा, जिनके नहीं हुआ, जिनके हो रहा है उनके समझ में आ जाएगा। देख आगे कितने 5 एग्जाम्पल हो गए। अब छठा एग्जाम्पल सोच के देख, जब गाड़ी वृत्ताकार पथ में घूमती है, ऐसे मोड़ है, कार है, कार मोड़ में घूमी ऐसे, जब कार मोड़ में घूमेगी ना तो सोच वहां पर एक उस मोड़ के सेंटर की तरफ एक बल लगना चाहिए, क्योंकि कार की डायरेक्शन बदली। सोच अगर कोई भी बल अगर सेंटर की तरफ नहीं लगे वर्ताकार मोड़ के दौरान तो कार अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। क्या मोड़ में कार ऐसे घूम जाती है ना, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमेशा उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स कहाँ लगता है? कार के ऊपर, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो लगता है टायरों और सड़क के बीच में जो घर्षण बल होता है उसके बीच होता है। जब सड़क के टायर, सॉरी, या सड़क और ऊपर गाड़ी का टायर है, तो टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल लगता है, और वो घर्षण बल की डायरेक्शन किधर होती है? सेंटर की तरफ। किस तरफ होती है? अब जैसे ये तरह टायर है, ऐसा टायर है, तो गाड़ी को पीछे जाके देख तो क्या तुझे टायर ऐसा दिखेगा? तो घर्षण बल इधर या इधर नहीं लगता है, इधर लगता है। मतलब टायर का जो नीचे का जो हिस्सा है ना, वो इस टाइप का गोल है ऐसे, तो वो तेरे कार के डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। मतलब तू कार के पीछे जाके खड़ा हो जा और पीछे वाले टायर को देख, क्या पीछे वाला टायर तुझे ऐसा दिखेगा? इस टाइप की लाइनें दिखेगी। अब सोच एक चीज, वहां घर्षण बल ऐसे नहीं लगता, ऐसे अंदर या ऐसे बाहर नहीं लगता, ऐसे लगता है इस तरफ। मोड़ ऐसे, मोड़ में गाड़ी घूमेगी, तू गाड़ी के पीछे खड़ा है तो घर्षण बल इधर लगेगा। देख, तो यहाँ मोड़ में तेरे पास कोई कार है इस टाइप की, और वो जो कार है वो ऐसे जा रही है इधर, या फिर ऐसे घूम रही है v रफ्तार से, तो इसके सेंटर की तरफ हमेशा इधर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कौन सा होता है? यहाँ घर्षण बल। क्या होता है? और इस घर्षण बल का काम क्या है? यहाँ कार के डायरेक्शन को चेंज करना। और ये घर्षण बल क्या होगा? F बराबर mv²/r, ये घर्षण बल का फॉर्मूला। ईमानदारी से बता, समझ आया कि नहीं? F बराबर, F क्या? घर्षण बल। घर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू n, आगे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डरना नहीं। तो चाहे तो इसको कॉपी में लिख ले, ये उतार ले, आगे आ जाएगा। घर्षण बल का पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं। यहां तक मामला एकदम क्लियर है ना? अब आजा देख आगे। तो यहाँ पे घर्षण बल लग गया, ये आ गया सारा अभिकेंद्री बल हमने पढ़ लिया हर प्रकार से। और तो देखो क्या बचा, हाँ एक स्प्रिंग वाला बच गया। देख कैसे, सोच एक चीज, यहां तेरे पास है ना एक पॉइंट है जहां पे एक स्प्रिंग बंधी हुई है ऐसे, ये स्प्रिंग है, और यहां से तू एक एम द्रव्यमान का पिंड लटका दे, और ये एम द्रव्यमान का पिंड इसके चारों तरफ सर्कल में चल रहा है। तो बता इसको सर्कुलर मोशन कौन कराएगा? यहाँ पर क्या सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा? स्प्रिंग बल। और स्प्रिंग बल का सूत्र क्या होता है? kx। तो बता क्या होगा? kx बराबर mv²/r। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये हम पढ़ रहे हैं क्या काम का? ये जेई 2023 के अंदर सवाल आया था, जेई मेंस में 2023 के अंदर, जेई 2023 कॉपी में लिख लेना। सेम फॉर्मूला आया था, तू चाहे तो पेपर डाउनलोड करके देख सकता है। अप्रैल में जो पेपर हुए थे ना उसके अंदर आया था, हो सकता है जब शिफ्ट वगैरह कौन सी थी ये मुझे पता नहीं, लेकिन यही सेम सवाल था, स्प्रिंग का सवाल था। क्या स्प्रिंग के बारे में काफी चीजें पढ़ चुके हैं ना? तो एक बेच के तो पूरा ही हो गया स्प्रिंग वाला कंप्लीट
है ना, उनके तो फ्रिक्शन चल रहा है और एक बेच के अभी ये चल रहा है स्प्रिंग वाला, तो इसको ध्यान से तैयार कर लेना। तो के एक्स बराबर क्या होगा, mv² बट्टा आर। देख सारी की सारी चीजें होगी, कुछ नहीं बचा। जितने टाइप के फोर्स वगैरह होते हैं, टेंशन की बात कर ली, नॉर्मल की बात कर ली, सारी चीजें हमने पढ़ ली। लेकिन हमेशा ध्यान दें, सर्कुलर मोशन के दौरान क्या जरूरी है, हमेशा सर्कुलर मोशन के दौरान सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक बल लगना चाहिए, जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उस अभिकेंद्रीय बल का काम है वे की डायरेक्शन को चेंज करना, और वो अभिकेंद्रीय बल हमेशा किसी न किसी बल से प्राप्त होता है। कई बार टेंशन से प्राप्त होता है, कई बार नॉर्मल से प्राप्त होता है, कई बार फ्रिक्शन से प्राप्त होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, कॉपी के अंदर नोट कर ले पूरा, और डेटा वगैरह वो दे दे तो इस टाइप के सवाल तुझे मिले तो कहीं पे सारे के सारे तू कर लेना। देख आगे आ जा इसके बाद, अब आगे